नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आप सभी को छत्तीसगढ़ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, नगर सैनिक भर्ती परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाने का किया है वादा, और उसी वादा को हम लगातार आपके साथ पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने स्टार्ट कर दिया है सीजी ज्योग्राफी के बाद छत्तीसगढ़ की जनजातियों को पढ़ना। और छत्तीसगढ़ की जनजातियां बहुत जल्दी कवर हो जाने वाली है। देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का आर्ट एवं कल्चर। उसके बाद हमने जो 4-5 टॉपिक छोड़ा हुआ है ज्योग्राफी का, वो कवर करेंगे। फिर एकदम इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास। चिंता आपको बिल्कुल करना नहीं है, केवल आपको एक काम करना है, आना है, हमारे चैनल पर विजिट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने साथियों को बताना है कि एक चैनल है छत्तीसगढ़ में जो आप सभी को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, नगर सैनिक भर्ती परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा और एसआई जैसे एग्जाम को बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा है। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूरस्थ अंचल में बैठे ऐसे बच्चे जिनके पढ़ाई के रास्ते पैसा आ जाता है, मनी आ जाता है, जिसके चलते वो पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों तक भी आपको ये बात पहुंचाना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप सीजीपीएससी का एकदम बेसिक बैच परचेस करना चाहते हैं, इसके अलावा आप चाहते हैं कि व्यापम का लॉन्ग टर्म बैच जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं कि व्यापम के सभी एग्जाम के लिए कोई एक सिलेबस हम एक बार पढ़ ले जो आपको लॉन्ग टर्म में काम आ जाए, ऐसा आप चाहते हैं, तब भी ऐसा बैच हमारे एप्लीकेशन पर मौजूद है। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पर हम प्रयोगशाला परिचारक, आबकारी आरक्षक जैसे एग्जामों का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें अगर आप जाएंगे तो आप और बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। ठीक है जी, चलिए आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियों को। आगे कंटिन्यू करते हैं, और हमने अभी तक जितनी जनजातियों को पढ़ लिया है उससे संबंधित आप सभी के लिए मैंने लाया है एक प्रश्न। उन प्रश्नों को आपको करना है सॉल्व। क्या करना है? आपको सॉल्व करना है और बताना है भैया। चलिए तो बताइए, ये आप सभी के लिए मैं 5 प्रश्न लेकर के आया हूं। पहला प्रश्न है, सामाजिक रूप से समृद्ध जनजाति, आपको बताना है सामाजिक रूप से, यहां पर याद रखना है भैया, एक सेकंड, एक बात याद रखना है यहां पर। यह प्रश्न कुछ ऐसा है, सबसे समृद्ध जनजाति, सबसे समृद्ध जनजाति कौन सी है, ये आपको बताना है। याद रखिएगा ये प्रश्न को, और कमेंट करना है 5 प्रश्नों के जवाब अगर आपको पता है। अगर मैंने आपको पढ़ाया है, मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो इसको आपको कमेंट करके बताना है। गोंड जनजाति की कितनी शाखाएं हैं, ये आपको बताना है। दमनच नृत्य कौन सी जनजाति करती है, ये आपको बताना है। बैगा जनजाति के पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है। द गौर के रचनाकार कौन है। ये 5 प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। गुड इवनिंग सर लिखने के साथ साथ इन 5 प्रश्नों का जवाब अगर आपने दे दिया तो हमारा मन जो है गदगद हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब क्या है भैया, आपका भी और मेरा भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले उराव जनजाति के बारे में। उराव जनजाति के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि उराव जनजाति से संबंधित हम क्या क्या तथ्यों को याद रखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आपको याद रखना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अगर आप बनाते हैं तो छत्तीसगढ़ में आपको मैंने बताया हुआ है कैसे अगर आप इसको याद रख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको छत्तीसगढ़ ड्रॉ करना होता है, जिसमें से आपको याद रखना है कुछ इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का मैप आपको फटाक से तैयार कर लेना है हमारे साथ।
मैं हमेशा इसको बनाना बताता हूँ। आज थोड़ा सा स्पीड से काम चल रहा है, आपको देख करके समझना है कि कैसे कैसे मैं लकीरों को ले जा रहा हूँ और कहाँ कहाँ से मैं कैसे कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है भैया, याद रखिएगा। ये आपका बनकर तैयार हो गया क्या? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बनकर के तैयार हो गया है। मैप थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन आपको समझना है चीज़ों को। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं उराव जनजाति के बारे में। उराव जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो आपको मैंने पढ़ाते वक्त बताया है कि उराव जनजाति का बेल्ट आपको कैसे याद रखना है। उराव जनजाति का बेल्ट हम याद रखते हैं और देखते हैं किस क्षेत्र में उराव जनजाति आपको दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? सरगुजा से स्टार्ट करना है। ये है सरगुजा, ये पूरा सरगुजा वाला बेल्ट है। फिर बलरामपुर चले जाइए, फिर आप आ जाइए कहाँ पर? आप आ जाइए जसपुर में। ये पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं अच्छे से, तो आपको याद रखना है सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर आपको ये पूरे क्या दिखाई देते हैं, पूरे क्षेत्र में आपको दिखाई देते हैं भैया, याद रखना है। थोड़ा सा सूरजपुर में भी दिखाई देगा। ये क्षेत्र है, ये पूरा बेल्ट है किसके लिए? आप याद रखेंगे उराव जनजाति के लिए यह बेल्ट दिखाई देता है। आपको पूछा जाएगा इसका निवास स्थान कहाँ पर है। बेसिकली ऐसे निवास स्थानों से प्रश्न नहीं बनता है, ये हमारी समझ को विकसित करने के लिए कि भैया हाँ इस क्षेत्र में हमको दिखाई देता है क्या, उराव जनजाति, ऐसे समझने के लिए हमको काम आता है। याद रखना है उराव जनजाति इस क्षेत्र में दिखाई देता है। मोटा मोटी अपने दिमाग में सेट कीजिएगा। जसपुर, सरगुजा, खास करके इस क्षेत्र में आपको दिखाई देते हैं उराव जनजाति। उराव जनजाति के बारे में याद रखना है। इनके प्रमुख देवता के बारे में आपसे पूछा जाएगा। बताइए उराव जनजाति के प्रमुख देवता कौन हैं? आपको याद रखना है उराव जनजाति के प्रमुख देवता के बारे में पूछा जाएगा। आप कहेंगे सरना देवी और धर्मेश। कौन? सरना देवी और धर्मेश। धर्मेश कहने का मतलब होता है सूर्य देव। कौन होते हैं? सूर्य देव। दोनों को एक साथ याद रखना है। सरना देवी जिनका निवास ये लोग किस में मानते हैं? साल के वृक्ष में मानते हैं। याद रखना है साल के वृक्ष में मानते हैं ये लोग सरना देवी का निवास, और उनकी पूजा करते हैं उराव जनजाति के लोग। बातों को अच्छे से समझते हुए चलना है। प्रमुख देवता इनके याद रखना है धर्मेश, जिसको कहते हैं आप लोग सूर्यदेव। प्रमुख नृत्य की बात करते हैं तो याद रखना है जिस साल वृक्ष में इनकी प्रमुख देवी सरना देवी का वास होता है उसी के बारे में आपको याद रखना है। जब साल वृक्ष पर पुष्प खिल जाते हैं चैत्र माह में, तब एक पर्व मनाया जाता है जिसको कहते हैं सरहुल पर्व। क्या कहते हैं? सरहुल पर्व। और उसी पर्व के साथ साथ ये लोग एक नृत्य भी करते हैं जिसको कहा जाता है सरहुल नृत्य। क्या कहते हैं? सरहुल नृत्य। और सरहुल नृत्य के साथ साथ ये अन्य जनजातियों की तरह कर्मा नृत्य भी करते हैं। क्या करते हैं? कर्मा नृत्य भी करते हैं। और इनकी भाषा को एग्जाम में 50 बार पूछा गया है। याद रखना है उराव जनजाति जो है कुड़ुख या कुरुख भाषा बोलती है। याद रखना है कुड़ुख या कुरुख भाषा बोलती है उराव जनजाति। बातों को जितना मैं कह रहा हूं उतना अगर आपने याद रख लिया, हमारा काम एग्जाम के लिए बन जाने वाला है। याद रखना है उराव जनजाति के बारे में। किस जनजाति के बारे में? उराव जनजाति के बारे में। जिस जिस बात को हमने कहा है लिखते हुए चलते हैं ताकि हमको याद हो सके। निवास स्थान सरगुजा से स्टार्ट करते हैं। सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर। इसके अलावा आपको दिखाई देगा कहाँ पर? इसके अलावा आपको दिखाई देगा कोरिया, सूरजपुर। कोरिया, सूरजपुर में भी दिखाई देता है ये जनजाति। अगर किसी एक जिला को आपको चुनना पड़ जाए, कभी किसी कंडीशन में एक जिला चुनना पड़ जाए, तो आपको चुनना है उराव जनजाति के लिए कौन सा जिला? जसपुर जिला। कौन सा जिला? जसपुर जिला। आपको मैं बता दे रहा हूं, कभी एक जिला चुनना पड़ जाए उस कंडीशन में आपको चुनना है क्या? जसपुर जिला। प्रमुख देवता, प्रमुख देवी की अगर बात करें, देवी देवता की बात करें, यहां पर आपको याद रखना है देवी के रूप में प्रमुख देवी कौन है? तो ये पूजा करते हैं भैया सरना देवी। और जब भी आप सरना देवी लिखें अपने नोट्स में, आपको साथ में यहां पर लिखना है साल वृक्ष। क्या लिखना है? साल वृक्ष लिखना है। ऐसे ही आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। साल वृक्ष बगल में लिख दिए। हमेशा जब भी आपकी आंखों से सामने से आपका नोट्स गुजरे, सरना देवी गुजरे, उराव जनजाति गुजरे, बगल में साल वृक्ष दिखना चाहिए। चीजें दिमाग में सेट होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करते हैं देवता की, तो आपको देवता के रूप में दिखेंगे, देव के रूप में दिखेंगे यहां पर धर्मेश। कौन? धर्मेश। और धर्मेश कहने का मतलब क्या होता है? धर्मेश कहने का मतलब होता है
यहां पर याद रखिएगा सूर्यदेव कौन होते हैं? सूर्यदेव। सूर्यदेव से आशा है यहां पर धर्मेश से। बातों को अच्छे से कनेक्ट करते हुए समझते हुए चलना है। चूंकि ये लोग सरना देवी का निवास मानते हैं साल वृक्ष में, और इसी साल वृक्ष पर जब चैत्र माह में क्या आ जाता है? फूल आ जाता है। उस कंडीशन में ये लोग क्या मनाते हैं? ये लोग मनाते हैं सरहुल पर्व। और सरहुल पर्व के साथ साथ जो ये नृत्य करते हैं उस नृत्य को कहा जाता है सरहुल नृत्य। क्या कहते हैं? सरहुल नृत्य कहते हैं। एग्जाम में पता नहीं एग्जामिनर को क्या प्रेम है इससे 50 बार पूछा गया है। सरहुल नृत्य कौन सी जनजाति करती है? उराव जनजाति करती है भैया, याद रखना है। सरहुल नृत्य क्या करती है? सरहुल। साथ याद रखना है ये अन्य जनजातियों की तरह कर्मा नृत्य भी करती है। ठीक है, कर्मा नृत्य भी करती है सरहुल के साथ साथ, याद रखना है आपको। बोली की अगर बात करें तो इस बोली को भी पता नहीं एग्जाम में क्यों पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है। आप याद रखिएगा उराव जनजाति की सबसे प्रमुख बोली, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं भैया कि कुरुख जो है बेकार बोली है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा हूं। कुरुख एक बहुत बढ़िया बोली है, पर एग्जामिनर को क्या लगाव है ये मुझे नहीं पता है, ऐसा मेरे कहने का आशय है। बुरा नहीं मान जाएंगे भैया, ठीक है। बोली की बात करते हैं। बोली क्या है? कुरुख। क्या बोली है? कुरुख या कुरुख बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुरुख बोली बोलते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, बताइए कुजूर नामक औषधि पौधा किस भाषा का है? आपको याद रखना है कुजूर नामक औषधि पौधा कुरुख भाषा में क्या होता है? कुजूर का अर्थ होता है औषधि पौधा। एक बार एग्जाम में पूछा गया है, लिखवा दूं क्या? लिखवा देता हूं, ठीक है। कुजूर, कुरुख भाषा में कुजूर का अर्थ क्या होता है? कुजूर का अर्थ याद रखिएगा। नीचे पूरा मिटा दे रहा हूं ना मैं छत्तीसगढ़ के इधर मैप को भैया, जितना जरूरत था उतना ऊपर में बना हुआ है, आप याद रखिएगा। क्या अर्थ होता है? औषधि पौधा। क्या होता है? औषधि पौधा होता है इसका आशय, याद रखिएगा। कुजूर का अर्थ पूछा गया एग्जाम में, औषधि पौधा होता है इसका अर्थ। एसआई के एग्जाम में ही पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है, याद रखना है। कुजूर का अर्थ पूछा गया था एसआई के एग्जाम में। मैंने इस एग्जाम में जब मैं बैठा था तो पहली बार मैंने देखा था, हालांकि इसका प्रश्न का सही जवाब मैं लगा करके आया था, ऑप्शन एलिमिनेट करके, ठीक है, याद रखना है आपको। पूछा गया था सीजी व्यापम के पेपर में। गांव है ना, गांव के प्रमुख को उराव जनजाति में क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा जाएगा। गांव के प्रमुख को उराव जनजाति में क्या कहा जाता है? आपको याद रखना है ये लोग गांव के प्रमुख को मांझी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांझी। हेरे मांझी ले चल नदिया के पार, ये कहते हैं भैया मांझी। क्या कहते हैं? मांझी, याद रखना है। उराव जनजाति के लोग अपने गांव के प्रमुख को कहते हैं मांझी, ठीक है, याद रखना है। मांझी द माउंटेन मैन किसकी मूवी है भैया? अब इसका जवाब आपको नहीं करना है कमेंट में, 5 प्रश्न पूछा हूं उसका जवाब करना है कमेंट आपको, ठीक है। फिर पता चला दशरथ मांझी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सब टाइप करने लगे हैं, ठीक है। मांझी कहते हैं गांव के प्रमुख को। उराव जनजाति, इसका निवास स्थान याद रखना है, देवी याद रखना है, पर्व याद रखना है। ये पर्व भी है सरहुल, आगे अभी बताऊंगा, ठीक है। गांव के प्रमुख को कहते हैं ये लोग मांझी। ये लोग जो पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, पोशाक, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं करेया। क्या कहते हैं? करेया कहते हैं भैया। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा, करेया। क्या कहते हैं? करिया कहते हैं, करिया, याद रखना है। उराव जनजाति जिस पारंपरिक पोशाक को पहनती है उसको कहते हैं करिया। गांव के प्रमुख को क्या कहते हैं? गांव के प्रमुख को कहते हैं मांझी। बोली बोलते हैं कुरुख या कुरुख। और इसी भाषा में एक शब्द है कुजूर, और उस कुजूर का अर्थ क्या होता है? औषधि पौधा। इसके अलावा मैंने बताया इनकी देवी है सरना देवी, जिसका निवास है, जिसका वास होता है साल के वृक्ष में, और उसी साल के वृक्ष में जब पुष्प आ जाता है, फूल आ जाता है चैत्र के माह में, तब उराव जनजाति के लोग मनाते हैं एक पर्व जिसको कहते हैं क्या? सरहुल पर्व। और साथ ही नृत्य करते हैं जिसको कहते हैं सरहुल नृत्य। इनके देवता की अगर बात करते हैं तो देवता है भैया धर्मेश, जो कि है सूर्यदेव के प्रतीक। और सरहुल पर्व के दौरान क्या होता है? सफेद मुर्गी, जिसको धर्मेश का प्रतीक मानते हैं, और धरती माता के प्रतीकात्मक रूप में ये लोग विवाह संपन्न करवाते हैं। ऐसा आप पढ़ते होंगे मेंस आंसर राइटिंग के दौरान, चूंकि आपको जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं
बता रहा हूं। सीजीपीएससी मेंस वालों को ये चीजें मैं बताता हूं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और क्या है और महत्वपूर्ण चीजें पढ़ते हैं। प्रमुख पर्व और त्यौहार, तो इनके प्रमुख पर्व और त्यौहार की अगर आप बात करते हैं तो इनके प्रमुख पर्वों में आप देखते होंगे एक पर्व जिसको मैंने अभी भी बताया, क्या, सरहुल। क्या बताया? सरहुल। याद रखिएगा, अभी केवल नाम याद रखना है, सभी को विस्तार करूंगा जब मैं इनके क्या बोल रहा हूं, इनके पर्वों को, इनको त्योहारों को और डिटेल करने वाला हूं। अभी केवल नाम याद रखते चलना है। सरहुल पर्व कौन मनाती है? तो आपको याद रखना है उरांव जनजाति। कल मैंने बताया था मेघनाथ पर्व कौन मनाते हैं? गोंड जनजाति। तो आपको केवल अभी पर्व याद रखना है, त्योहार याद रखना है, मैं आगे बताने का काम आपको करूंगा। याद रखिएगा सरहुल पर्व। इसके अलावा आपको कौन सा पर्व मनाते हुए दिखाई देते हैं ये लोग मनाते हुए कतिहारी पर्व। कौन सा पर्व? कतिहारी पर्व। कौन सा पर्व? कतिहारी। कतिहारी पर्व मनाते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है सरहुल, कतिहारी, और इसी सरहुल को एक और नाम से जानते हैं भैया, मैं यहां पर लिखवा दे रहा हूं आप लोगों के बुक में। इसी को खट्टी लिखा होगा। क्या लिखा होगा? खट्टी लिखा होगा। खट्टी नहीं है, वास्तव में ये है खद्दी। क्या है? खद्दी। क्या है? खद्दी। और आपको यहीं पर लिख लीजिएगा खट्टी। आप लोग याद कर करके पागल हो गए होंगे, याद रख लेना इसको, खट्टी या खद्दी। सरहुल पर्व को ही कहते हैं भैया, सरहुल पर्व का ही एक अन्य नाम है खट्टी या खड्डी। ठीक है, याद रखिएगा सरहुल पर्व। इसके साथ साथ कतिहारी पर्व। कौन सा पर्व? कतिहारी पर्व। कतिहारी पर्व मनाते हैं कौन? कतिहारी पर्व मनाते हैं उरांव जनजाति के लोग। साथ साथ कर्मा त्योहार मनाते हैं, फाग गीत गाते हैं, मतलब होली का भी पर्व लोग मनाते हैं। तो आपको केवल इतना याद रखना है अभी। अब आता है इनमें गाथा महाकाव्य को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति में गाथा महाकाव्य को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे कड़क डंडी। क्या कहते हैं? कड़क डंडी कहते हैं भैया गाथा महाकाव्य को। याद रखना है, मोस्ट आईएमपी है। गाथा महाकाव्य को किस जनजाति में कड़क डंडी कहते हैं? याद रखना है, यह है गाथा महाकाव्य को कहा जाता है उरांव जनजाति में कड़क डंडी। क्या कहते हैं? कड़क डंडी कहा जाता है, याद रखना है। उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? यूथ क्लब को। अभी तक आप सभी को गोंड जनजाति के बारे में बताया था हम लोगों ने, घोटुल कहते हैं। अबूझ माड़िया के बारे में हमने देखा था, क्या कहते हैं भैया? हम लोग कहते हैं उसको कोसी घोटुल कहते हैं। इसके अलावा हमने देखा था बिरहोर का, क्या कहते हैं? गीती ओना कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? धूम कुरिया कहते हैं। धूम कुरिया कहते हैं। पूना जोरवार, मजथुरिया जोरवार, धांगर, धांगर महतो, बारकी धांगरी क्या होते हैं सब बताऊंगा। आज केवल आपको याद रखना है धूम कुरिया उरांव जनजाति। ठीक है, युवा गृह किसकी है? उरांव जनजाति की। ये जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए जो मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ उतना मोर देन इनफ है। जो मैं डिटेल करवाता हूँ वो एसआई वालों के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना है। यहाँ पर जितना मैं लिखवा देता हूँ ना वो मोर देन इनफ है आप सभी के कांस्टेबल भर्ती के लिए, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए और नगर सेना के लिए। इससे ज़्यादा भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो? आपका लेवल केवल इतना ही आने वाला है एग्जाम में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं पेय पदार्थ। तो आप सभी को अभी तक हमने बहुत सारे जनजाति का पेय पदार्थ बताया है, इसका भी याद रखिएगा। इसके पेय पदार्थ को, उरांव जनजाति के पेय पदार्थ को कहते हैं कोस्मा। क्या कहते हैं? कोस्मा कहा जाता है। तो यहां पर आप सभी के लिए उरांव जनजाति कंप्लीट होगा। कंप्लीट होते ही आपको एक बार फिर से रिवीजन करना है। इनके गाथा महाकाव्य को कड़कडंडी कहते हैं। प्रमुख पर्व जो मनाते हैं सरहुल, इसी को खद्दी या खट्टी पर्व कहते हैं। कतिहारी पर्व भी मनाते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है इनके युवा गृह को धूम कुरिया कहते हैं। पेय पदार्थ को कहा जाता है कोस्मा। निवास स्थान सरगुजा, जसपुर और आपको कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर वाले जिले में आपको दिखाई देता है ये जनजाति। इसके अलावा मैंने बताया ये अपने पंचायत प्रमुख को मांझी कहते हैं। इसके अलावा हमने देखा इनके प्रमुख देवी को सरना देवी कहते हैं। इनके प्रमुख देवता को कहा जाता है क्या? धर्मेश या सूर्य देव। इतना याद रखना है। पारंपरिक पोशाक को ये लोग क्या कहते हैं? करिया कहते हैं। यहां पर होता है भैया आपका उरांव कंप्लीट। चलिए भैया बढ़ते हैं अब आगे उरांव से और देखते हैं अगला जनजाति क्या है। अगला जनजाति आपको याद रखना है जनजाति है कंवर। कौन सी जनजाति है? कंवर जनजाति। कंवर जनजाति के बारे में जब भी दिमाग में प्रश्न आए तो आपको मैं करंट अफेयर्स की क्लास में लगातार बताते हुए आ रहा हूं कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी जो हैं कंवर जनजाति से बिलोंग करते हैं, कंवर जनजाति से आते हैं। और इतिहास में
एक प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग व्यक्ति विशेष के दौरान, और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति हुए जो कि एक प्रमुख समाज सुधारक थे, जिनको आप लोग जानते हो कौन, जिनको आप लोग जानते हो गहिरा गुरु के नाम से। किसके नाम से जानते हो? गहिरा गुरु, जिनका मूल नाम क्या था? रामेश्वर कंवर। क्या नाम था? रामेश्वर कंवर। वो भी इस कंवर जनजाति से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। एग्जाम में 50 बार पूछा गया है, बताइए गहिरा गुरु का मूल नाम क्या है? आप कहेंगे रामेश्वर कंवर। किस जनजाति से आते हैं? कंवर जनजाति से आते हैं। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री किस जनजाति से आते हैं? कंवर जनजाति से आते हैं। और वो किस जिले से संबंधित है हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी? तो आप कहेंगे जसपुर जिले से। किस जिले से? जसपुर जिले से। इसीलिए आप सभी को कंवर जनजाति का जो बेल्ट है, जो कंवर जनजाति का जो संकेंद्रण है, निवास स्थान है, आपको किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आप कहेंगे भैया हमको दिखाई देता है, सबसे पहले तो दिमाग में बात आ जाना चाहिए, सरगुजा, सूरजपुर, जसपुर, रायगढ़, ये पूरा क्षेत्र है जहां पर हमको दिखाई देता है क्या? कंवर जनजाति। ठीक है, तो लिख दूं क्या यहां पर मैं? चलिए लिखते हैं यहां पर कंवर जनजाति के लिए जसपुर, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी से नाम से पकड़ना है। जसपुर से नीचे अगर आप जाएंगे तो रायगढ़ में आपको दिखाई देगा, जसपुर के ऊपर जाएंगे तो बलरामपुर में आपको दिखाई देगा, और यहीं से लगा हुआ है सरगुजा, तो यहां पर भी आपको दिखाई देगा। ऐसे पूरे बेल्ट हैं, हालांकि आपको मोटा मोटी याद रखना होता है। ये वो क्षेत्र है जहां पर आपको दिखाई देता है। इसके अलावा कोरबा में भी दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि कोरबा में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है ये इंसान है भैया, इसको किसी एक स्थान पर बांध करके नहीं रह सकते हो, ये बहुत सारी जगह में दिखेगा। जहां ज्यादा दिखता है उसको हम लोग निवास स्थान के रूप में लिख लेते हैं। इसीलिए एग्जामिनर कभी मैच द फॉलोइंग में आपको जगह नहीं पूछ रहा है, समझ रहे हो? यही कारण है, क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग जगह में दिखते हैं। ये वास्तव में होता है हमारे समझने के लिए, ये एग्जाम में पूछे जाने के लिए नहीं होता है। मेंस आंसर राइटिंग वालों के लिए बहुत काम करता है, क्योंकि हमको निवास स्थान लिख दिए तो एक लाइन में हमारा एक काम बन जाता है, एक फैक्ट आ जाता है हमारे एक लाइन में, तो ये मेंस आंसर राइटिंग में ज़्यादा काम आता है। चूंकि आप लोग एसआई के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, एडीओ के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग कांस्टेबल, नगर सेना, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वाला लाइन जो होता है ये केवल कंसेप्ट के लिए होता है, एग्जाम में पूछा जाने के लिए नहीं होता है। आगे बात करते हैं, कंवर जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहते हैं? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। कंवर जनजाति के प्रमुख देवता हैं सगराखंड। कौन है? सगराखंड, याद रखना है आपको भैया, सगराखंड। सगराखंड है इनके प्रमुख देवता। कौन है? सगराखंड। कंवर जनजाति कौन सी कार्य करती है? तो कंवर जनजाति जो है सैन्य कार्य करती है भैया, याद रखना है, सैन्य कार्य करती है कंवर जनजाति। क्या कार्य करती है? सैन्य कार्य करती है, सैन्य कार्य करती है, याद रखना है। सैन्य कार्य करने का काम हमारे यहां कौन सी जनजाति करती है? आपको याद रखना है, कंवर जनजाति करती है सैन्य कार्य। इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है। जो जसपुर क्षेत्र की जनजातियां हैं वो ज्यादातर जनजातियां जो है सदरी बोली का प्रयोग करते हैं। किसकी प्रयोग करते हैं? सदरी बोली का। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। जसपुर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? जसपुर क्षेत्र में कौन सी बोली बोला जाता है? आप कहेंगे, जवाब होगा आपका सदरी। क्या होगा? सदरी, याद रखना है। अगर मुख्य नृत्य की बात करें तो यह जनजाति बहुत सारे नृत्य करती है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसको आपको मैं यहां पर लिखवा रहा हूं, वो नृत्य है बार नृत्य। क्या नृत्य है? बार नृत्य है भैया, याद रखना है। बार नृत्य कौन करते हैं? कंवर जनजाति के लोग करते हैं बार नृत्य। इसकी विशेषताएं क्या है आगे जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, नृत्यों को, डांसेस को मैं जब पूरा बताऊंगा, आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा, वहां पर बताऊंगा। अभी केवल याद रखना है बार नृत्य करती है कंवर जनजाति। सगराखंड जो है इनके प्रमुख देवता है। प्रमुख कार्य इनका क्या है? इनका प्रमुख कार्य है सैन्य कार्य। सैन्य कार्य करते हैं कंवर जनजाति के लोग। इनके गांव में एक चबूतरा बना होता है जिनको कहते हैं लोग रामायण चबूतरा। क्या कहते हैं? रामायण चबूतरा। रामायण चबूतरा के नाम से जानते हैं इनके गांव के चबूतरे को, रामायण चबूतरा। याद रखना है, रामायण चबूतरा कहते हैं लोग अपने गांव के चबूतरे को। अपने गांव के चबूतरे को क्या कहते हैं लोग? रामायण चबूतरा। याद रखिएगा, इनमें एक टोटम पाया जाता है, एक गढ़ चिन्ह पाया जाता है जिनको कहते हैं लोग गोटी। क्या कहते हैं? गोटी। गढ़ चिन्ह
या टोटम को कंवर जाति में, कंवर जनजाति में कहा जाता है क्या? गोटी। क्या कहते हैं? गोटी कहा जाता है, याद रखना है। गोटी कहा जाता है, यहां पर लिखा हुआ है। गोटी का मतलब क्या है? गढ़ चिन्ह, या आप कह सकते हैं टोटम समूह को। क्या कहते हैं? टोटम समूह को। गढ़ चिन्ह या टोटम समूह को ये लोग क्या कहते हैं? गोटी कहते हैं, याद रखना है। साथ ही साथ यहां पर लिखा हुआ है कंवर। ये कंवर शब्द वास्तव में किससे बना है? ये कंवर शब्द वास्तव में बना हुआ है कौरव से। किससे? महाभारत कालीन आपने सुना होगा, कौरव आपने नाम सुना है, उसी कौरव से बना हुआ है यह शब्द। और ये लोग अपने आप को कौरव का वंशज मानते हैं। किसका? महाभारत कालीन कौरवों का वंशज मानते हैं कंवर जनजाति के लोग। कौरव या कौरवों के वंशज मानते हैं स्वयं को। एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को कौरवों के वंशज मानते हैं? आपको कहना है कौरवों के वंशज कौन मानते हैं भैया? कंवर जनजाति मानते हैं। इनके प्रमुख देवता कौन है? सगराखंड है। और आपको पता ही होगा कौरव लोग क्या करते थे? दिन भर युद्ध करते थे, इसलिए इनका प्रमुख कार्य क्या है? सैन्य है। ऐसे रिलेट कर सकते हैं, सैन्य कार्य करते हैं कौन? कंवर जनजाति के लोग। इतनी बातों को आपको याद रखना है। तंत्र मंत्र के जानकार वगैरह आपके पुस्तक में दिया होगा। बहुत सारे लोगों का सेम रहता है, वो कभी इसलिए नहीं पूछा जाता है क्योंकि आपको मैच द फॉलोइंग पूछेगा, सत्य सत्य पूछेगा। कैसे पूछेगा भैया? जब 3-4 जातियों में सेम चीजों को बैगा कहा जा रहा है तो नहीं पूछा जाता है। समझ रहे हो? इसीलिए आज तक वो प्रश्न नहीं बना है। आपको केवल आपको नोट्स बनाने के लिए, लिखवाने के लिए ही चीजों को मैं लिखवा दूं, बता दूं, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा क्या छोड़ना है एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ जाऊंगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आता है क्या जनजाति? ये जनजाति है बिंझवार जनजाति। जैसे ही आप बिंझवार जनजाति में आते हैं, पिछले स्लाइड में आपको यहां पर 2 और बातों को यहां पर नोट कर लेना है भैया। मैं यहां पर बताना फिर से भूल रहा हूं, चूंकि मैंने बोला है लेकिन मैं यहां पर लिखना भूल रहा हूं। यहां पर लिख लेते हैं, 1 सेकंड ना। पहला पॉइंट याद रखना है, गहिरा गुरु। गहिरा गुरु मूल नाम रामेश्वर कंवर। क्या? रामेश्वर कंवर। ठीक है, कंवर जनजाति से है। दूसरा याद रखना है, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी कंवर जनजाति से संबंधित हैं। कंवर जनजाति से संबंधित, कंवर जनजाति से संबंधित है हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं बिंझवार जनजाति के बारे में। बिंझवार जनजाति का जब भी नाम आए आपका दिमाग तुरंत पहुंचना चाहिए बलौदाबाजार जिले में, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब गुरु घासीदास धाम कर दिया गया है। तो आपका दिमाग तुरंत पहुंचना चाहिए गुरु घासीदास धाम जिले में, जहां पर आपको दिखाई देगा बिंझवार जनजाति का संकेंद्रण सबसे ज्यादा। अगर अब यहां पर है तो जाहिर सी बात है रायपुर में भी दिखाई देगा, सारंगढ़ बिलाईगढ़ वाले क्षेत्र में भी दिखाई देगा, महासमुंद में भी दिखाई देगा। आपको मोटा मोटी याद रखना होता है, याद रखना है बलौदाबाजार जिले में आपको दिखाई देगा बिंझवार जनजाति, इनका मूल निवास स्थान। ये अपनी उत्पत्ति जो है कहां से मानते हैं? तो ये अपनी उत्पत्ति समझते हैं बिंझवार जनजाति के लोग। वो क्षेत्र है क्या है? विंध्याचल पर्वत वाला क्षेत्र। दंत कथाओं के अनुसार ये अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? अपनी उत्पत्ति मानते हैं विंध्याचल पर्वत वाले क्षेत्र से। किससे मानते हैं? विंध्याचल पर्वत वाले क्षेत्र से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। जनजाति है बिंझवार जनजाति। याद रखना है, विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण दंत कथाओं के अनुसार ये अपने आप को कहते हैं बिंझवार, विंध्य के निवासी है ना, बिंझवार। याद रखिएगा आपको, बिंझवार जनजाति बलौदाबाजार, महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा जैसे जिलों में दिखाई देती है। इतनी बातों को याद रखना है। प्रमुख देवता आपको पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? प्रमुख देवता आपको पूछा जाएगा। बिंझवार जनजाति के प्रमुख देवता कौन हैं? आपको जवाब देना है बिंझवार जनजाति के प्रमुख देवता है 12 भाई बेटकर। कौन है?
12 भाई बेटकर, जबकि आराध्य देवी कौन है? आराध्य देवी मानी जाती है माँ विंध्यवासिनी। कौन? माँ विंध्यवासिनी, याद रखना है। बी वी याद रखेंगे, विंध्यवासिनी बिंझवार जनजाति, ऐसे आप याद रख लेंगे। इनकी आराध्य देवी कौन है? तो याद रख लीजिएगा बिंझवार जनजाति में आपको दिखाई देगा माँ विंध्यवासिनी। प्रमुख देवता के रूप में आपको दिखाई देंगे कौन? आपको कहना है प्रमुख देवता है इनके 12 भाई बेटकर। इतना आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? 12 भाई बेटकर याद रखिएगा। उत्पत्ति भी ये लोग अपनी उत्पत्ति जो विंध्य पर्वत को मानते हैं उसके साथ साथ ये लोग अपनी उत्पत्ति 12 भाई बेटकर से भी मानते हैं। दो इनके कथाएं प्रचलित है, एक है विंध्य पर्वत वाला और दूसरा है 12 भाई बेटकर वाला। तो दोनों से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। इनकी प्रमुख देवता का नाम भी 12 भाई बेटकर है। आराध्य देवी जो है विंध्यवासिनी है, याद रखना है आपको। इनमें जब सामान्यतः विवाह नहीं हो पाता है, वर नहीं मिलता है वधुओं को, तो इनमें जो विवाह होता है क्या होता है? दोनों पक्ष के लिए ना भाई, जब नहीं मिल पा रहा है तो उस कंडीशन में एक विवाह होता है जिसको कहते हैं क्या? जिसको कहते हैं जिसको कहा जाता है क्या? जिसको कहा जाता है, याद रखना है आपको, क्या कहते हैं भैया? तीर विवाह। क्या कहते हैं? तीर विवाह कहा जाता है। याद रखना है आपको, तीर विवाह एक प्रकार का, याद रखिएगा, इसमें होता है तीर विवाह। तो तीर विवाह इसमें होता है बिंझवार जनजाति में। प्रमुख देवता मैंने बताया, आराध्य देवी बताया। इनमें क्या होता है? जैसे कि जनजाति समुदाय के लोग अपने लिए अमर एक प्रकार का अलंकरण करते हैं। महिलाएं ज्यादातर, पुरुष भी करते हैं लेकिन ज्यादातर महिलाएं करती हैं। उनमें आपने देखा होगा गोदना इनका प्रमुख आभूषण है एक प्रकार का। तो गोदना ये लोग क्या करवाते हैं? अपने शरीर में बनवाते हैं। और गोदना जो बनवाते हैं बिंझवार जनजाति में उसको कहा जाता है झूठी। क्या कहते हैं? झूठी कहा जाता है। याद रखना है, गोदना जो बनवाते हैं बिंझवार जनजाति में उनको झूठी कहा जाता है। विवाह इनमें क्या होता है? विवाह होता है तीर विवाह, आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको याद रखना चाहिए सोना खान के वीर सपूत, जिसको आप लोग जानते हैं शहीद वीर नारायण सिंह जी के बारे में, उनका संबंध भी बिंझवार जनजाति से है। शहीद वीर नारायण सिंह जी जो थे बिंझवार जनजाति के थे, याद रखना है आपको, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शहीद वीर नारायण सिंह जी किस जनजाति के थे? बिंझवार जनजाति के थे। इसके अलावा 12 भाई बेटकर नामक किताब लिखा गया है। व्यक्ति है कौन? टी बी नायक। कौन है? टी बी नायक ने लिखा है इनके ऊपर एक किताब जिसको कहा जाता है 12 भाई बेटकर। क्या कहते हैं? 12 भाई बेटकर कहा जाता है। आपको याद रखना है कि इनके ऊपर लिखा गया है, तो आप कहेंगे बिंझवार जनजाति के ऊपर लिखा गया है 12 भाई बेटकर। याद रखना है भैया, इतना प्रश्न टीबी नायक लिखे हैं 12 भाई बेटकर को। चलिए मैं लिखता हूं इनके बारे में। सबसे पहले बलौदाबाजार जिला, क्या है? बलौदाबाजार जिला। इसके अलावा महासमुंद, इसके अलावा क्या है? रायपुर। आपको इतना ही याद रख लेना है भैया, ज़्यादा आपको इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाना है। उत्पत्ति, इसके लिए 2 कहानियां प्रचलित है। एक को आपको याद रखना है, पहला क्या है? पहला आपको याद रखना है विंध्य पर्वत के निवासी होने के कारण, विंध्य पर्वत के निवासी होने के कारण, पर्वत के निवासी होने के कारण अपने आप को क्या कहते हैं? बिंझवार कहते हैं। ऐसा ही किंवदंती है इनके में, बिंझवार। और एक और क्या चलता है? एक चलता है 12 भाई बेटकर से, 12 भाई बेटकर से मानते हैं अपनी उत्पत्ति। तो 2 उत्पत्ति के सिद्धांत इनमें चलते हैं, दोनों आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रमुख देवता क्या है? तो अभी अभी मैंने बताया था 12 भाई बेटकर को ही अपने प्रमुख देवता मानते हैं। 12 भाई बेटकर की पूजा आराधना करते हैं, बेटकर, याद रखना है। आराध्य देवी क्या है? तो आराध्य देवी आपको याद रखना है कौन है? मां विंध्यवासिनी। कौन? मां विंध्यवासिनी की पूजा करते हैं। मां विंध्यवासिनी की पूजा करते हैं कौन? बिंझवार जनजाति के लोग। अच्छे से आपको याद रखना है। इनका जो प्रमुख आप कह सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं? प्रमुख चिन्ह जो है तीर कमान है। क्या है? तीर कमान है। जाति चिन्ह क्या है इनका? तीर कमान है। तीर कमान इनमें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, याद रखना है। तीर कमान जो है इनका जाति चिन्ह है। झूठी क्या होता है? तो मैंने बताया झूठी इनमें क्या कहलाता है, याद रखिएगा। इस जनजाति में जो गोदवाया जाता है उसको क्या कहते हैं? झूठी कहते हैं। याद रखना है। हाथ पैर पर इस जनजाति की महिलाएं बनवाती है गोदना, उसको कहते हैं झूठी। यहां पर लिख देता हूं, इस जनजाति की महिलाएं
अपने हाथ पैर में जो गोदना गुदवाती हैं उसी को क्या कहते हैं, झूठी कहा जाता है। याद रखना है। विवाह के लिए याद रखना है, इस जनजाति में विवाह क्या फेमस है, तीर विवाह। तीर विवाह फेमस है। इसके साथ साथ इनमें सामान्य विवाह भी होता है। तीर विवाह कब होता है, तीर विवाह जो है वर या वधू ने मिलने के कंडीशन में इसमें तीर से क्या कर दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है। इसको कहते हैं तीर विवाह। इनके ऊपर एक किताब लिखा गया है जिसको कहते हैं 12 भाई बेटकर। क्या कहते हैं, 12 भाई बेटकर के नाम से, जो कि इनके प्रमुख देवता है, इन्हीं के नाम से एक किताब लिखा गया है। इस किताब के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, याद रखना है। लेखक वही हैं जिन्होंने द अबूझमाड़िया लिखा है, टीबी नायक। जिन्होंने 3 किताब लिखा है, द भील, द अबूझमाड़ियस, 12 भाई बेटकर। याद रखना है। बिंझवार जनजाति के प्रमुख देवता के लिए लिखा है टीबी नायक ने 12 भाई बेटकर। द अबूझमाड़ियस लिखा है उन्होंने किसके लिए, अबूझमाड़ियों के लिए। द भील लिखा है उन्होंने भील जनजाति के लिए। ये तीनों किताब के लेखक कौन है, टीबी नायक। यहां पर याद रखना है, नोट करके विशेष, शहीद वीर नारायण सिंह जी, शहीद वीर नारायण सिंह जी बिंझवार जनजाति के थे, बिंझवार जनजाति के थे। याद रखना है। शहीद वीर नारायण सिंह जी जो थे बिंझवार जनजाति से संबंधित थे। याद रखना है। इतनी बातों को आपको याद रखना है बिंझवार जनजाति के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कौन सा जनजाति है। यहां पर लिखा हुआ है शहीद वीर नारायण सिंह जी जो है किससे संबंधित थे, बिंझवार जनजाति थे। सोना खान का विद्रोह आप पढ़ते हैं। उपजाति जो लिखा हुआ है ये सीजीपीएससी वाले पढ़ सकते हैं। बिंझवार, सोनझरा, बिरजिया, बिंझिया कहते हैं इसके उपजाति को। कांस्टेबल वाले, एसआई वाले कदापि नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इनके महासभा को कोटा सागर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना है, कोटा सागर कहा जाता है। इनके महासभा को क्या कहते हैं, इनके महासभा को कहा जाता है कोटा सागर। ये सबको याद रखना है भैया। ठीक है, बिंझवार अपने समस्त स्वजातियों को बरिहा कहते हैं। क्या कहते हैं, बरिहा कहते हैं अपने समस्त स्वजातियों को, अपने ही प्रकार के जाति समूह को, लोगों को ये लोग बरिहा कहते हैं। कौन लोग, तो आप कहेंगे भैया बिंझवार जनजाति के लोग। कोटा सागर क्या है, इनका महासभा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली जनजाति। अगली जनजाति कौन सी है, वो है अगरिया जनजाति। कौन सी जनजाति है, अगरिया जनजाति। तो चलिए देखते हैं निवास स्थान कहां पर है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है मैकल श्रेणी, मैंने आपको बताया हुआ था बैगा जनजाति की तरह। इसमें सबसे पहले आपको कंवरधा याद रखना है। कंवरधा से ऊपर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा मुंगेली। मुंगेली के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, फिर आपको दिखाई देता है बिलासपुर। ये पूरा क्षेत्र आपको याद रखना है किसके लिए फेमस है, ये पूरा क्षेत्र आपको दिखाई देता है अगरिया के लिए। ये पूरा बेल्ट आपको दिखाई देता है, साथ ही साथ कोरिया में भी दिखाई देता है। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही है ना, इसलिए यहाँ पर ये कोरिया में भी दिखाई देता है। ठीक है, कोरिया वाले जिला में, एमसीबी वाले जिला में अगरिया जनजाति दिखाई देता है। ये पूरा बेल्ट यहाँ तक फैला हुआ है, उसी में दिखाई देता है ये क्या, अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति की अगर हम बात करते हैं, कार्य की अगर हम बात करते हैं इनकी, तो इनका कार्य क्या है, इनका कार्य होता है लोहे गलाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, लोहे गलाने का कार्य करते हैं। लोहे गलाने का कार्य। और इनके बारे में विशेष बात याद रखना है, इनको छत्तीसगढ़ की इंजीनियर जनजाति कहते हैं। क्या कहते हैं, इंजीनियर जनजाति कहते हैं। याद रखिएगा, आपको लोहे गलाने का कार्य करती है अगरिया जनजाति। इनको छत्तीसगढ़ की इंजीनियर जनजाति कहते हैं। इनके प्रमुख देवी देवता की अगर आप बात करते हैं तो याद रखना है इनके प्रमुख देवी देवताओं में ये लोग लोहासुर की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, लोहासुर की पूजा करते हैं। लोहासुर, लोहासुर
सुर की पूजा करते हैं। याद रखना है, लोहासुर की पूजा करते हैं। कौन सी जनजाति? आप कहेंगे ये लोग लोहासुर की पूजा करते हैं। अगरिया जनजाति के लोग लोहे को लाने का व्यवसाय करते हैं। इनका मानना है इनका निवास स्थान जो इनका देवता होता है लोहासुर, इनका निवास स्थान जो होता है धधकती भट्टी में होता है। किस में होता है? धधकती भट्टी में होता है भैया। लिखते हैं लोहासुर का निवास स्थान धधकती भट्टी में। लोहे की जो धधकती भट्टी होती है ना, उसमें ये लोग मानते हैं अपने लोहासुर का निवास। उनका ये लोग पूजा करते हैं अगरिया जनजाति के लोग। ये लोगों को इंजीनियर जनजाति कहते हैं। इस जनजाति के लिए आपको याद रखना है विशेष, आपको बातें याद रखनी है विशेष। क्या? इस जनजाति में उड़द दाल का, क्या? उड़द दाल का विशेष महत्व होता है। क्या होता है? विशेष महत्व होता है। याद रखना है विशेष महत्व होता है। जनजाति कौन सी है? अगरिया जनजाति। क्षेत्र कवर्धा, मुंगेली, गोरेला, पेंडा, मरवाही, बिलासपुर, अगर कोरिया वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। लोहे गलाने का कार्य करते हैं। इनको छत्तीसगढ़ की इंजीनियर जनजाति कहते हैं। इनकी प्रमुख देवी देवताओं की अगर बात करते हैं, लोहासुर को मानते हैं लोग अपने प्रमुख देवता, और इनका निवास स्थान समझते हैं लोग धधकती भट्टी में। इस जनजाति में आपको याद रखना है उड़द दाल का विशेष महत्व होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा आपको, ठीक है, याद रखिएगा। दशहरे के समय इसी लोहासुर को ये लोग क्या करते हैं? काले मुर्गी की बलि देते हैं। ये भी एक बार पूछा जा सकता है, याद रखना है। किस समय? दशहरे के समय। किस समय? दशहरा के समय। लोहासुर को काले मुर्गी की बलि। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है भैया। इतना आपको याद रखना है अगरिया जनजाति के बारे में। इससे ज़्यादा आपको अभी आपके एग्जाम के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनसे संबंधित अगर कोई और भी प्रश्न बनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, एक और बात याद रख सकते हो अगरिया के लिए, द अगरिया। द अगरिया ये किताब किसकी है? पुस्तक। तो आपको याद रखना है द अगरिया जो किताब है, द बगास, द गौर, द अगरिया, ये तीनों किताब है वेरियर एल्विन की। किसकी? वेरियर एल्विन की किताब है। वेरियर एल्विन की किताब है, याद रखना है द अगरिया। एक जगह लास्ट में और लिखवाऊंगा, अभी आपको ऐसे समझते हुए चलना है। इन्हीं के ऊपर लिखा गया है द अगरिया वेरियर एल्विन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब कोरकू जनजाति के बारे में। कोरकू जनजाति के अगर हम बात करें तो ये स्वयं को क्या कहते हैं? ये स्वयं को कहते हैं अरंधा। क्या कहते हैं? अरंधा। याद रखना है इसके पीछे एक कहानी है। कहानी अभी आप सभी को मैं नहीं बता रहा हूं, याद रखना है ये स्वयं को अरंधा कहते हैं और स्वयं को रावण का वंशज मानते हैं। कौन? कोरकू। याद रखिएगा स्वयं को रावण का वंशज मानते हैं कोरकू जनजाति के लोग। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा कोरकू जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? स्वयं को कहते हैं अरंधा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरंधा कहते हैं। अपने आप को क्या मानते हैं? रावण का वंशज मानते हैं। रावण का वंशज मानते हैं। इनकी उत्पत्ति के पीछे अलग अलग किंवदंतियां चलती हैं। उन्हीं किंवदंतियों में से एक रावण वाली है। एक किंवदंती जो चलती है उसके अलावा ये अपनी उत्पत्ति जो है शिव जी से, शिव पार्वती जी के द्वारा मानते हैं। ठीक है, ऐसा आपको पढ़ने को मिलता होगा। अपनी उत्पत्ति के बारे में किंवदंती चलती है, अपनी उत्पत्ति महादेव से मानते हैं। कौन? कोरकू जनजाति के लोग। कोरकू के बारे में अगर हम बात करें तो निवास स्थान में आपको डायरेक्ट पहुंचना है। कहां आपको पहुंचना है? सबसे पहले सरगुजा। सरगुजा पहुंचे, सरगुजा से ऊपर चले गए। एक इधर बलरामपुर है, एक इधर क्या है आपको दिखाई देता है सूरजपुर। तो सूरजपुर, कोरिया और
बलरामपुर, ये वो क्षेत्र है जहां पर आपको दिखाई देते हैं कौन सी जनजाति, कोरकू जनजाति। कोरकू में जो कोरकू शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है भूमि खोदने वाला। याद रखना है, भूमि खोदने वाले को क्या कहते हैं, कोरकू कहते हैं। इस शब्द का अर्थ ये है और ये इनका कार्य भी है, भूमि खोदने का कार्य करते हैं, यही इनका अर्थ भी है, भूमि वाला, ये शब्द का अर्थ है। और इनकी अगर हम बात करेंगे, कार्य की अगर हम बात करेंगे तो ये कार्य भी यही करते हैं। आगे अगर कोई लिखा होगा तो देखते हैं, कार्य नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। इनका कार्य भी यही है, कार्य भी है भूमि खोदने का कार्य। एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए निम्न में से कौन सी जनजाति जो है भूमि खोदने का कार्य करती है, भूमि खोदने का कार्य। तो आपको जवाब देना है वो कौन सी जनजाति है, कोरकू जनजाति है, निवास स्थानीय क्षेत्र है, इसका अर्थ ही यही होता है। उपजाति, उपजाति के बारे में यहाँ पर लिख गया है इसलिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। हालांकि आपको एग्जाम में कोरकू जनजाति के उपजाति के बारे में पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर चूंकि लिखा हुआ है हम लोग बात कर लेते हैं। बावरिया, बोपची, माक्सी, निहाल, कौन कौन से, बावरिया, बापची, माक्सी, निहाल, ये इसकी उपजातियां हैं। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा भैया, जो अभी आप कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम दे रहे हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, ये आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इसको। पुनर्विवाह, ये मोस्ट आईएमपी है, आपको याद रखना है। कोरकू जनजाति में पुनर्विवाह को क्या कहते हैं, कोरकू जनजाति में पुनर्विवाह को कहा जाता है पाटो या पोटा विवाह। क्या कहते हैं, पाटो या पोटा विवाह कहते हैं। पाटो विवाह आपको याद रखना है, कौन सा विवाह, पाटो विवाह याद रखिएगा, पाटो विवाह कहा जाता है, याद रखना है। इसमें जो पुनर्विवाह होता है इसको कहते हैं पाटो विवाह। क्या कहते हैं, पाटो विवाह कहा जाता है, आपको याद रखना है। कौन सी जनजाति है, जनजाति है कोरकू। इसकी विशेषता क्या है, विवाह जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा किस प्रकार से इस विवाह में एक स्त्री जो है अपने पुरुष के मरने के बाद या जिंदा रहते हुए एक अधिक धनाढ़ व्यक्ति के साथ चली जाती है, उसको कहते हैं पाटो विवाह। क्या कहते हैं, पाटो विवाह, पढ़ेंगे आगे, ठीक है भैया। मृतक संस्कार की बात करते हैं तो कोरकू जनजाति में आप सभी को पता है जनजाति समुदाय में अलग अलग प्रकार के लोगों को आपने देखा है। यहाँ पर मृतक संस्कार में लोगों को दफनाने के साथ साथ जलाने की भी परंपरा चलती है। दफनाने के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, एक मृतक स्तंभ गड़ाते हैं जिसको अबूझमाड़िया में क्या कहते थे, हनाल गट्टिया, ठीक है, या अनाल गट्टिया कहते थे। उसी प्रकार से आपको कोरकू जनजाति में याद रखना है एक मृतक संस्कार चलती है जिसको कहते हैं ये लोग सिडोली प्रथा। क्या कहते हैं, सिडोली प्रथा क्या है, एक मृतक संस्कार है भैया, याद रखना है। किस जनजाति का है, आपको याद रखना है कोरकू जनजाति का है सिडोली प्रथा, याद रखिएगा सिडोली प्रथा। प्रमुख नृत्य की अगर आप बात करते हैं, प्रमुख नृत्य की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर आपको दो प्रमुख नृत्य याद रखना है। एक को कहते हैं थापटी। क्या कहते हैं, थापटी कहा जाता है। क्या कहते हैं, थापटी, जो कि आपको देखने को मिलेगा कब, आपको देखने को मिलता है ज्यादातर अगर आप थापटी की बात करते हैं या आपको दिखाई देता है बैसाख के माह में। कब, बैसाख के माह में। लेकिन अगर आप बात करें वहीं पर ढांढल, ढांढल नृत्य भी करते हैं लोग, ढांढल, ढांढल नृत्य की अगर बात करें तो यह कब किया जाता है, यह किया जाता है आषाढ़ में, आषाढ़ माह में। आगे मैं बताऊंगा आषाढ़ में ढांढल, थापटी बैसाख में क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या वाद्य यंत्र बजते हैं, सब बताऊंगा। चीजों को समझना है। अभी कोरकू करती है थापटी और ढांढल, ये याद हो जाए बहुत बड़ी बात है। पाटो विवाह ये याद हो जाए बहुत बड़ी बात है। भूमि खोदने का कार्य करती है, इतना याद रख लिए, अभी आपका काम चल जाएगा। कोरकू, कोरकुओं का जाति संस्तर जो होता है वो पोथड़िया कहलाता है। क्या कहलाता है, पोथड़िया कहलाता है। अगर आपको एग्जाम में और पूछा जाए आगे चल करके कि बताइए भैया कोरकू जनजाति, सॉरी गोंड जनजाति के अलावा मेघनाथ स्तंभ और कौन सी जनजाति जो है ना स्थापित करती है, आपको याद रखना है। ये भी अपने साथ मेघनाथ स्तंभ स्थापित करती है, याद रखना है। साथ ही साथ ये लोग जो होते हैं खम्ब स्वांग करते हैं। कोरकू जनजाति के लोग क्या करते हैं, खम्ब स्वांग करते हैं, याद रखना है। खम्ब स्वांग क्या करते हैं, खम्ब स्वांग, ये नृत्य में ही लिखवा दे रहा हूं मैं यहाँ पर। खम्ब स्वांग क्या करते हैं, खम्ब स्वांग, खंबे के साथ स्वांग अर्थात नृत्य करना ही खम्ब स्वांग कहलाता है। इस जनजाति में कोरकू
जनजाति में। आगे मैं आपको बताऊंगा मेघनाथ जो स्तंभ होता है वो गोंड जनजाति में मेघनाथ पर्व पढ़ते हो, मेघनाथ स्तंभ का आपको पढ़ना है कहां पर, कोरकू जनजाति में। ठीक है, चीजों को आपको मैं एक बार और रिलेट करवाऊंगा बाद में, अभी याद रखिएगा खम्ब स्वांग। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोरकू जनजाति से अरंधा कहते हैं स्वयं को, रावण का वंशज मानते हैं, भूमि खोदने का कार्य करते हैं, पाटो विवाह होता है, सिडोली मृतक संस्कार होता है, थापटी ढांडल और खम्ब स्वांग इनमें नृत्य होता है। कोरकू अपने जाति संस्तर को पुथड़िया कहते हैं। इतना याद हुआ, आपके एग्जाम का काम बन गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे कौन सी जनजाति आएगी भैया, पारधी जनजाति। कौन सी जनजाति आती है, पारधी जनजाति आपके लिए आने वाली है, याद रखिएगा पारधी जनजाति। पारधी को ही क्या कहते हैं, पारधी को ही अन्य लोग क्या कहते हैं, अन्य नाम इसका क्या है पारधी का, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इसी को कहा जाता है पारधी को बहेलिया। क्या कहते हैं, बहेलिया कहा जाता है पारधी जनजाति को। कई लोग इसको नाहर के नाम से भी जानते हैं। अन्य नाम यहां पर लिख लीजिएगा, अन्य नाम, अन्य नाम अगर आपको मैं बताऊं इसी को कहते हैं बहेलिया। क्या कहते हैं, बहेलिया। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा आपको याद रखना है यहां पर क्या दिखाई देता है बहेलिया के साथ साथ, बहेलिया याद रखिएगा, बहेलिया और क्या कहते हैं आगे, तो नाहर कहते हैं। क्या कहते हैं, नाहर कहते हैं कई लोग। इसी पारधी या शिकारी यहां पर नहीं लिखेगा, ठीक है जी, शिकारी लिखा हुआ है गलत है, यहां पर याद रखना है पारधी और शिकारी दो अलग अलग जनजाति है। ये शिकारी को मैं हटा रहा हूं, ठीक है। पारधी, पारधी जो होते हैं काले पक्षियों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं, काले पक्षियों के शिकार के लिए जाने जाते हैं। ये जनजाति सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा वाले क्षेत्र में दिखाई देते हैं, पारधी जनजाति। ठीक है, याद रखिएगा पारधी शब्द का अर्थ जो है किससे बना हुआ है, पारधी शब्द जो है मराठी भाषा के शब्द पारघू से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या, आखेट। साथ ही साथ आप जब देखेंगे तो इसका ये जो है संस्कृत भाषा के शब्द किससे, पारध से बना हुआ है, और पारध का अर्थ होता है शिकार करना होता है इसका अर्थ। तो दो अर्थ आपको मैं यहां पर बता दे रहा हूं, दोनों ही आपको याद रखना है। मराठी शब्द और एक है संस्कृत शब्द। क्या है, संस्कृत शब्द। दोनों से आपको यहां पर शिकार दिखाई देगा और एग्जाम में प्रश्न बनता है। मराठी शब्द जो है पारघू, क्या, पारघू, और यहां पर क्या है, पारध। दोनों को अगर आप देख पा रहे होंगे तो समानता दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ होता है आखेट। क्या होता है, आखेट। इसका अर्थ होता है आखेट, जबकि इसका अर्थ क्या होता है, शिकार। और अगर मैं आपको बताऊं घुमा फिरा करके तो याद रखिएगा आखेट का मतलब भी शिकार होता है और शिकार का मतलब भी शिकार होता है। मतलब जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। याद रखिएगा आपको भैया, याद रखना है आखेट और शिकार, इसका अर्थ होता है पारधी जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, काले पक्षी का शिकार करना। इनका मुख्य जीविकोपार्जन का साधन होता है काले पक्षियों का शिकार करना। इनका जीविकोपार्जन का क्या होता है, साधन होता है। याद रखना है काले पक्षी का शिकार करना। मैं लिखवा दे रहा हूं यहां पर, काले पक्षियों का शिकार करना, काले पक्षियों का शिकार करना। याद रखना है काले पक्षियों का शिकार करना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके निवास स्थान की तो इसको आपको सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा वाले क्षेत्र में दिखाई देते हैं ये जनजाति। ठीक है, अन्य नाम की अगर बात करते तो मैंने अन्य नाम वहां पर लिखवा दिया है, बहेलिया और नाहर कहते हैं। अन्य नाम मैंने आपको बता दिया है, अलग से आपको यहां पर लिखवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बात करते हैं इनमें मुख्य वाद्य यंत्र की तो ये लोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में डाहक बजाते हैं। क्या बजाते हैं, डाहक। लिख देते हैं भैया, डाहक। डाहक का प्रयोग करते हैं कौन, पारधी जनजाति। इतना आपको याद रखना है। पारधी का अर्थ क्या होता है, आखेट। आखेट याद रखना है, आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार। शब्दों को याद रखना है पारघू, और इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है पारध, शिकार ही होता है, उसका भी अर्थ संस्कृत में बोला जाता है। ठीक है, इस जनजाति में जब विवाह संपन्न होता है तो एक दूसरे के संधि को ये लोग क्या देते हैं भैया, बीड़ी देते हैं। अगर इन्होंने बीड़ी स्वीकार कर लिया तो ये लोग बोलते हैं आज से तुम क्या हो गए, हमारे संधि हो गए। तो इसी को लास्ट लाइन लिखा हुआ होगा, यहाँ पर लिखा होगा आज से हमारा संधि बन जाओ, हमारी बीड़ी पियो। तो याद रखना है बीड़ी का विशेष महत्व किस में होता है, पारधी जनजाति में होता है। याद रख लेना है इतनी बातों को।
ठीक है, याद हुआ क्या? अगर हम देखें आज और कितनी सारी जनजातियां बची हुई है आप सभी के लिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर सौरा, सौता, प्रधान, खड़िया, खैरवार, भारिया, मुंडा, नगेसिया, बिहार, धनवार, भैना, कंडरा, कोंद, कोल, मांझी जैसे जनजातियां बची हुई है। अगर आज की क्लास को मैं लेना स्टार्ट करूंगा तो भैया ये शाम हो जाएगा और आपका क्लास टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए आज की क्लास को पारधी में ले आकर के हम कर देते हैं स्टॉप। आज हमने जो पढ़ा है एक बार आपको मैं बता देता हूं। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है पारधी, हमने पढ़ा है कोरकू, हमने अगरिया पढ़ा है, हमने बिंझवार पढ़ा है, कंवर को पढ़ा है और साथ ही साथ उराव को पढ़ा है। याद रखिएगा इतनी जनजातियों को हमने आज कंप्लीट कर लिया है। एक और क्लास आएगा जनजातियों से संबंधित, जिसमें हम लोग इन जनजातियों के बारे में जो विशेषताओं को देख रहे हैं, उनके चीज़ों को देख रहे हैं, वो पढ़ेंगे। देन इसके स्पेसिफाई करके इनको पढ़ेंगे कि किनका नृत्य क्या है, कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, कौन कौन सा पर्व मनाते हैं, किनके देवी देवताएं कौन हैं, किसका युवा गृह क्या है। ये वाला चैप्टर हम लोग चालू करेंगे इसी जनजाति वाले सेक्शन में, जो कि मुश्किल से 3 से 4 सेक्शन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर जनजाति आपका एकदम ओके। एक और आपका क्लास लूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्रशासनिक शब्दों के बारे में। इसमें माड़ा क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पर अभिकरण क्या है, इसके साथ साथ आपको प्रकोष्ठ क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। वो भी आपके लिए बमुश्किल से है ना 45 मिनट का एक क्लास बनेगा, इतना कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आर्ट एंड कल्चर में चलेंगे, जिसमें खूब मजा आने वाला है। हम अपने संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है भैया, चीला फरा सब पढ़ेंगे, मस्त मजा आएगा। एकदम इमेज लाऊंगा है ना, हालांकि खाने के लिए नहीं मिलेगा लेकिन देख करके मजा जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको हमारे साथ जुड़ करके पढ़ते रहना है, अपने तैयारी को एक नया डायरेक्शन देते रहना है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।